नमस्कार। आज हम एक ऐसे रिश्ते की कहानी में उतरेंगे जो दुनिया के सबसे पुराने और शायद सबसे पेचीदा रिश्तों में से एक है। तो शुरुआत करते हैं आज के हालात से। देखिए, मिडिल ईस्ट में इस वक्त समझिए आग लगी हुई है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका, और इनके बीच एक ऐसा टकराव छिड़ा है जो हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। और इस पूरी स्थिति ने भारत को एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक मुश्किल में डाल दिया है। एक ऐसी जगह है जहां वो अपने दो बहुत जरूरी साथियों के बीच में फंस गया है। अब देखिए, एक तरफ है इजराइल, जो आज के दौर में हमारा एक अहम स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनर है, और दूसरी तरफ है ईरान, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ हमारा रिश्ता हजारों साल पुराना है, जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। तो भारत इस सिचुएशन को कैसे संभाल रहा है, ये समझने के लिए हमें आज की हेडलाइन से बहुत पीछे जाना होगा। चलिए, हजारों साल पुराने उस दौर में चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई। आइए भारत और ईरान के लोगों की उन साझी जड़ों को टटोलते हैं, एक ऐसे समय में जब वो असल में एक ही परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। बात है हजारों साल पहले की। सेंट्रल एशिया के मैदानों से एक बड़े घुमंतू कबीले ने दक्षिण की तरफ एक सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जिसने दुनिया का नक्शा और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इसी माइग्रेशन के दौरान ये समूह दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करके भारत की जमीन पर आया और इंडो आर्यन कहलाया। वहीं दूसरा हिस्सा ईरानी पठार पर बस गया, जिन्हें हम प्राचीन फारसी के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब ये बात बहुत दिलचस्प है, जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, संस्कृत में एक नदी थी सिंधु। प्राचीन फारसी लोग स को ह बोलते थे, तो सिंधु उनकी जबान पर हिंदू बन गया, और बस उस नदी के पार की सारी जमीन हिंदुस्तान कहलाने लगी। ये कोई मजहबी नाम नहीं था, ये एक ज्योग्राफिकल नाम था। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही समूह, जो भारत आए और जो ईरान में बसे, खुद को आर्य कहते थे, जिसका मतलब होता था कुलीन या अपने लोग। और इसी पहचान से फारसी शाखा ने अपनी जमीन को नाम दिया ईरान, यानी आर्यों की धरती। तो हिंदुस्तान और ईरान दोनों ही नाम एक ही ऐतिहासिक लम्हे की देन है। अब जो बात वाकई हैरान करती है वो ये है कि कैसे इन दो भाई संस्कृतियों ने एक दूसरे से मिलते जुलते लेकिन फिर भी बिल्कुल उल्टे धार्मिक विश्वास बनाए। देखिए, शब्द और रस्में तो लगभग एक जैसी थीं। जैसे यज्ञ, वहां यस्न था, सोम, वहां होम था, लेकिन मतलब बिल्कुल पलट गए। भारत में देव भगवान थे और असुर राक्षस। पारसी ईरान में ठीक इसका उल्टा था। वहां अहूर भगवान थे और देव शैतान। लेकिन इन धार्मिक मतभेदों के बाद भी दोनों के बीच का रिश्ता कभी टूटा नहीं, बल्कि जब बड़े बड़े साम्राज्य बने तो ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया। भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य पर फारसी आर्किटेक्चर और शासन प्रणाली का गहरा असर देखा जा सकता है। पाटलिपुत्र का शानदार महल पर्सिपोलिस की तर्ज पर बना था, और सम्राट अशोक के स्तंभों पर जो शीशे जैसी चमक है ना, वो तकनीक भी फारस से ही आई थी। चलिए, अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रिश्ता सिर्फ शाही असर से आगे बढ़कर लोगों और संस्कृतियों के एक सच्चे मेलजोल में बदल गया। 7वीं सदी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब ईरान में जुल्म से परेशान होकर पारसी लोग भागकर भारत आए, तो उन्होंने यहाँ के राजा जदी राणा से एक बड़ा मशहूर वादा किया था। उन्होंने कहा, हम आपके समाज में ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। और फिर आया दिल्ली सल्तनत और मुगलों का दौर। फारसी भाषा दरबार की जबान बन गई, और वो हमारी बोलचाल में इतनी रच बस गई कि आज भी हम सरकार, बाजार, सब्जी, कागज, शहर जैसे न जाने कितने ही शब्द हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये जो सांस्कृतिक लेन देन था ना, ये महलों और दरबारों से निकलकर हमारी रसोई तक पहुंच गया, और इसने हमारे एक सबसे पसंदीदा नाश्ते को भी जन्म दिया। जी हाँ, बात हो रही है समोसे की। इसका जन्म 10वीं सदी के फारस में संबुसाग के नाम हुआ था। ये मीट और मेवों से भरी एक तिकोनी पेस्ट्री होती थी, जिसे सफ़र में आसानी से खाया जा सकता था। बाद में जब ये भारत आया तो इसे अपना मशहूर आलू का मसाला मिला। और ये संगम सिर्फ खाने तक ही नहीं रुका, संगीत से लेकर पकवान तक हर जगह ये भारत ईरान का मेल दिखता है। अमीर खुसरो जैसे महान कलाकारों ने दोनों परंपराओं को मिलाकर एक बिल्कुल ही नई कला को जन्म दिया। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर। इतिहास और संस्कृति का ये जो इतना गहरा रिश्ता है, वो अब आज के दौर में अपनी सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है।
देखिए, आज के भारत के लिए ईरान सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भविष्य भी है। चाबहार बंदरगाह को ही ले लीजिए। ये भारत के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान से होकर नहीं जाता, और ये हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि इस रिश्ते ने कई मुश्किल दौर देखे हैं। 1932 में जब रविंद्रनाथ टैगोर ईरान गए तो उन्होंने खून के अटूट रिश्ते की बात की। कोल्ड वॉर के दौरान भी जब ईरान अमेरिका के साथ था, हमारे रिश्ते बने रहे। और 2003 में तो ईरान के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। असल में ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो किसी एक नेता पर या किसी एक ट्रेड डील पर टिका हो। इसकी बुनियाद किसी अस्थायी गठबंधन पर नहीं, बल्कि हजारों साल की साझी संस्कृति, भाषा और इतिहास की मजबूत जमीन पर रखी है। लेकिन आज का जो ये टकराव है, इसने सारे पुराने नियम, सारे कायदे कानून बदल दिए हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या खून और तहजीब का ये 3000 साल पुराना रिश्ता 21वीं सदी की इस